कोई भी डांस फॉर्म बुरा नहीं होता, लेकिन उसको आपको रिस्पेक्ट करना है, उसका थ्योरेटिकल एज़ वेल एज़ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आपको। डांसर इज़ डिफरेंट, कोरियोग्राफर इज़ डिफरेंट एंड डांस टीचर इज़ डिफरेंट। ये अलग-अलग चीज़ें हैं। और रही बात मेल डांसर की, तो एक टिपिकल मिथ बन के है ये चीज़ सोसाइटी में कि डांस लड़कियां करती है, लड़के डांस नहीं करते, ऐसा। पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? हर पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो अपने बच्चे को कभी गरीब नहीं देखना चाहते। रिक्वायरमेंट है जहाँ पे, वहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिमिटेशंस पता रहने चाहिए। अगर आप वो लिमिट को क्रॉस कर देते हो तो व्यूअर्स को वो अच्छे नहीं लगेंगे, जजेस को भी वो अच्छे नहीं लगेंगे जिनके सामने आप परफॉर्म कर रहे हो। पेरेंट्स को ऑन अ सीरियस नोट ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रील में दिखना ये कुछ आपका लाइफ का एम नहीं रहना चाहिए। एट द एंड एम यही नहीं रहना चाहिए कि रील के लिए डांस क्लास जा रहे हो। डांस क्लास इसलिए जा रहे हो ताकि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, आप डांस अच्छे से सीखो, आप स्टेज पे परफॉर्म करो इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल। लेकिन फिर जो थोड़े बड़े हैं, क्योंकि लाइक इन बिटवीन 6 to 10 ईयर्स और 8 to 12 ईयर्स, ये लर्निंग का बहुत अच्छा फेज़ होता है। इनमें आपको डायरेक्शंस वगैरह समझ में आते हैं। भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि डांस खुद में ही एक नशा है, तो दूसरे नशे की कुछ ज़रूरत नहीं उसमें। Hello everyone. Welcome back to another episode of Link to Success with Samrat. दोस्तों, डांस एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो सदियों से लोगों ने प्रैक्टिस की है, बट आज के इस युग में डांस का फ्यूजन कल्चर, इन शॉर्ट कहूँ तो मायने ही चेंज हो गए हैं। तो बस इसी बारे में बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है आज के गेस्ट को, जो है डॉक्टर मानस रामटेके। Manas Ramteke holds various degrees in BTech, MTech, MBA, and also doctorate in electronics and telecommunication. He plays also very important role in education as a HOD in Sri Sai College of Engineering and Technology at Gondwana University. लेकिन दोस्तों, डांस की बात करें तो he is very passionate towards dance. He is a good and one of the best trainer in the Maharashtra in various dancing form and a very proud owner of Spartans Dance Academy. तो आइए जानते हैं आज के ज़माने में डांस का कल्चर, उनके प्रोस और कॉन्स। हेलो मानस सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। फाइनली आपने टाइम निकाला, वक्त निकाला और हमारे पॉडकास्ट के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके सर, हर पॉडकास्ट की शुरुआत एक ही टॉपिक से होती है, गेस्ट को हमारे ऑडियंस के लिए इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा डेफिनेटली, बट एज ए इंडिविजुअल मानस सर अगर हमारे गेस्ट को खुद इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? आपके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए। हाय गाइज, मेरा नाम है मानस रामटेके। मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे जानते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरा पैशन है डांस। तो मेरा डांस क्लास भी है जिसका नाम है स्पार्टन्स डांस एकेडमी। तो मेरे लाइफ में मतलब एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें मैं डांस को इन्वॉल्व करता हूँ, ये दोनों चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। तो सब लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो आप लोग दोनों तरीके से लें। वन इज़ द प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, साई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एंड अनदर थिंग कि मेरा डांस क्लास है नेम्ड एज स्पार्टन्स। मैं प्राउड के साथ में बोल सकता हूँ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांस क्लास इन दी चंद्रपुर। सो ये है मेरा आइडेंटिटी। थैंक यू सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू। कि आपने आपकी पीएचडी एज ए डॉक्टरेट, मुझे शायद से डॉक्टर मानस रामटेके कहना चाहिए अभी। अरे नहीं ठीक है। तो बस उसके और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि डॉक्टरेट इज अ लास्ट स्टेप ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन। शायद उसके बाद भी डिलीट वगैरह होता है, पोस्ट डॉक वगैरह करते हैं कुछ लोग, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेंट फॉर डॉक्टरेट क्योंकि उनके आगे डॉक्टर लग जाता है। करेक्ट। तो फिर वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री बोल सकते हैं। परफेक्ट सर, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू अगेन। सर, एज अ
professor, HOD of the department, and what you can say, educator, एक बच्चों को सिखाते हैं, तो डांस भी उसी तरीके के फील्ड है. तो आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट कब आया? डेफिनेटली आप तो टीचिंग तो प्रोफेशन बाद में बने हो, लेकिन ऐसा कोई एक इंसिडेंस आपके लाइफ में आया होगा, चाइल्डहुड या इन टीन एज और इन अडल्ट, कि जिसकी वजह से आपको लगा कि ये डांस एज अ मेरा दिल के बहुत करीब है. ऐसा मोमेंट कब हुआ? मैं बोलूँगा कि व्हेन आई वाज इन 12th, ऑलमोस्ट, हाँ 11वीं 12वीं में होगा मैं. टीवी पे शो आता था एक बूगी वूगी, ठीक है, तो वो मैं देखता था. तब मुझे सिर्फ ऐसा डांस पसंद था, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं. मतलब लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी है कि मैं बहुत ज़्यादा बचपन से करता हूँ, जिस तरीके का मैं डांसिंग करता हूँ मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. तो जब मैं वो शो देखता था, और स्कूल्स में कॉलेज में एनुअल गैदरिंग होते हैं, तो मेरे दोस्त लोगों ने बोला था कि चलो एक बार हम लोग परफॉर्म करते हैं. तो हमने ऐसे ही घर में थोड़ा सा डांस सेट करके परफॉर्म कर दिया वहाँ पे. और तब ऐसा कुछ मोबाइल से शूटिंग वगैरह वाला सीन नहीं था. तो जब जो क्राउड था उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझको ऐसे बोला कि मानस तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया. थोड़ा बहुत ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिले कि जितने बच्चे थे उनमें 5-6 उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा तुमने किया है. तो वो एक थोड़ा सा चीज़ मुझको कनेक्ट हो गई कि लाइक मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ. दूसरी एक बात ये कि पहले से एक थोड़ा सा जब मैं बूगी वूगी शो देखता था, तो मुझे वहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि जो आर्टिस्ट बंदा रहता है उसका स्टेज पे प्रेजेंस लोगों को बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाता है, और लोग उसके थोड़ा सा फ़ैन हो जाते हैं उसको. मतलब सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको फेम मिलता है. तो एज अ आर्टिस्ट मुझे थोड़ा फेम चाहिए था. और एक बात ये भी है कि गर्ल लव्स डांसर्स, तो वो एक चीज़ मुझे अच्छा लगती थी. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा और ये मैं फॉलो करूंगा और आगे करते रहूँगा. सर, आपने एक शो का नाम लिया बूगी वूगी. हाँ. मुझे लगता है ना 90s किड यस जो यस अराउंड यस थे ना, यस. हम लोगों के लिए वो फर्स्ट डांसिंग रियलिटी शो था, वैसे भी है. एग्जैक्टली. और उस एरा में उससे बड़ा शो कभी आया नहीं. बिल्कुल भी नहीं. और मुझे लगता है ना उस शो की वजह से आपको ही नहीं, इंडिया के कई सारे बच्चों को वो हौसला मिला है बहुत ज़्यादा. कि हमें भी डांस में कुछ करना है. एग्जैक्टली. एज अ, यानी क्या बोलेंगे, आर्टिस्ट तो ठीक है, लेकिन एज अ प्रोफेशन भी उसको फॉलो कर सकते हो आप. ये मुझे लगता है बूगी वूगी से बहुत बिल्कुल. अच्छा होता है. सर, इंजीनियरिंग एज अ डॉक्टरेट, एज अ HOD प्रोफेसर, ठीक है, और डांस, टू डिफरेंट एंड्स और बहुत अपोजिट है. तो आपने इसको मैनेज कैसे किया है? इंजीनियरिंग जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस वक्त में डांस में मैं प्रोफेशनली ऐसा इन्वॉल्व नहीं हुआ था. तो नॉर्मल था कि कॉलेज के जो इवेंट्स रहते हैं, फ्रेशर्स, फेयरवेल्स, एनुअल गैदरिंग्स, वैसे कर रहे थे. लेकिन जब इंजीनियरिंग फिनिश की और टीचिंग करियर चूज़ किया, तो टीचिंग करियर ही इसलिए चूज़ किया ताकि मैं डांस को आगे लेके जा सकूं. क्योंकि माय फादर वाज गवर्नमेंट सर्वेंट, वो बैंक में थे. तो मैं उनको देखता था कि वो 10 बजे जाते थे, 6 साढ़े 6 बजे आते थे. कभी कभी लेट हो जाता था उनको. और मैंने फिर ये चीज़ देखा कि ऐसे कौन कौन से जॉब है जिसमें मैं सिर्फ 10 to 5 एंगेज रहूँ. क्योंकि डांस क्लासेस मोस्ट ऑफ द टाइम शाम में रहते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग रहते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं टीचिंग फील्ड में आता हूँ, क्योंकि 5 बजे तो कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, उसके बाद में मैं मेरा पैशन फॉलो कर सकूँगा. इसलिए फिर मैंने ये वाला जॉब चूज़ किया कि दिन भर में मैं एज अ प्रोफेसर करके डील करूँगा और शाम में मैं डांस टीचर करके डील करूँगा. तो ये चीज़ें तब से, मतलब 2009-10 से वैसे ही फॉलो हो रही है, और इसके वजह से मुझे उतना कुछ दिक्कत कभी हुआ नहीं. तो यही तरीके से मैं बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक चल रहा है प्रॉपर तो मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही चल रहा है. और फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, मतलब रात होती है, तो मैं खुद के लिए वक्त निकाल के मैं उसको डांस में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रात का जो है वो मैं डांस के लिए ही देता हूँ. तो दिन में मेरा ये हो जाता है, और रात में फिर मैं डांस को मतलब प्रायोरिटी देके प्रैक्टिस वगैरह करा होता हूँ. Okay. तो मुझे लगता है सर आपका बेस जो है
वो टीचिंग है। सुबह बस आपको इंजीनियरिंग से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, रात में आपको डांस पढ़ाना है। वैसे मुझे ऐसा लगता है ना, टीचर और टीचिंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। चाहे कुछ भी पढ़ाओ आप छोटे से कोई हैंड राइटिंग क्लासेस लो, या डांस पढ़ाओ, या इंजीनियरिंग में प्रोफेसर बन जाओ, टीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड गुड प्रोफेशन में माना जाता है। परफेक्ट सर। सर, टीचिंग के लिए भी आपने कहा था कि आपने ट्रेनिंग ली है डांस के लिए, तो आपने कौन से सर्टिफिकेशन की है? एज यू स्पेसिफिकली मेंशन कि मैंने सीखा है, पढ़ा है, सो व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन यू होल्ड? मैंने बेसिकली डांस के लिए ऐसा कोई मुझे मेंटोर करके नहीं मिला है, मतलब कोई पर्सन नहीं मिला है जिससे मैं मतलब जाके मैंने ट्रेनिंग ली है। बहुत लोगों को लगता है कि जो डांस टीचर्स रहते हैं वो पहले ट्रेनिंग लेके ही आते हैं, लेकिन हमारे वक्त में गिने चुने डांसर्स थे सिटी में। मैं ट्रेनिंग ले सकता था, लेकिन जो टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी रहती है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था डांस के लिए, तो डांस के लिए सपोर्ट नहीं करता था तो फिर ट्रेनिंग कहाँ से लूँ? मतलब डायरेक्टली आई कैन से कि तब कोई ऐसा पॉकेट मनी वाला सीन नहीं था कि पैसे कहाँ से मिलेंगे, बिकॉज पेरेंट्स तो फेवर में थे नहीं। वो सीधा यही बोल रहे थे कि तुमने 12th किया साइंस से, तुम डिग्री इंजीनियरिंग में कर रहे हो, तो तुम फिर डांस में क्या ही करियर करोगे, ऐसा। तो इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा बूम में नहीं था तब। जो कुछ था एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज, इट वाज इन 2004-5 जब इंटरनेट थोड़ा थोड़ा आ गया था। तो फिर यूट्यूब से मैंने ट्यूटोरियल्स निकाले, वो देख के मैंने थोड़ा कोचिंग ली, वहीं से ली। माइकल जैक्सन्स के वीडियोस देखे, वन ऑफ माय इंस्पिरेशन, तो उनके वीडियोस देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बॉलीवुड के कुछ डांसर्स हैं, उनसे मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और रही बात सर्टिफिकेशंस की, तो जब फिर डेज़ आगे गए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे थोड़े सर्टिफिकेशन या फिर वर्कशॉप्स अटेंड करने चाहिए। तो जो आर्टिस्ट लोग हैं जैसे कि शामक दावर है, उनके मैंने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। सर्टिफिकेशन में मैंने फिर फिटनेस का जो जुम्बा का लाइसेंस सर्टिफिकेट आता है वो मैंने किया है, और फिर ऐसे छोटे मोटे वर्कशॉप्स अटेंड किए। लेकिन मैं ऐसे बोलूँगा कि जो मेन मेरा ट्रेनिंग था वो मैंने यूट्यूब से ही लिया है। यूट्यूब के वीडियोस देख देख के ही मैंने मैक्सिमम चीज़ें सीखी है। लेकिन सर, जिस तरीके से मैंने आपको डांस करते हुए देखा है सर, लोगों आपने कई बार बोला है कि लोगों हाँ। से लगता है, आपने ट्रस्ट मी कि आपका पर्सोना और डांसिंग स्टेप्स, हुक्स, वो देख के कोई ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपने सेल्फ लर्न किया है। हाँ, कहीं बराबर। ना कहीं से तो आपने ट्रेनिंग ली होगी, कोई भी ये सोचेगा, बराबर। बिकॉज ऑफ द कितना अच्छे से आप उसको प्रेजेंट करते हो स्टेज पे। थैंक यू। सर, आपने एक पॉइंट कहा, घर वाले सपोर्ट में नहीं थे। एक मर्द, एक मेल वैसे ही बहुत कुछ सुनता बहुत ज़्यादा। है ना? डांस के लिए तो और ज्यादा सुनता है। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट तो हर जगह से ही थपेड़े खाता है, लेकिन डांसिंग में मैंने देखा है जो लड़के डांस करते हैं मेल, उनको बहुत जिल्लत सहनी पड़ती है। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मुझे ये दो पार्ट को थोड़ा सा समझाइए कि फैमिली का क्या उस पर रिएक्शन था, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, कब उनको लगा कि नहीं, मानस आज मेरा बच्चा कुछ ठीक कर रहा है, अभी अच्छा कर रहा है, और लोगों ने आपको कैसे ताने कसे उसके ऊपर? फैमिली का सीन ऐसा है कि वो लोग सिर्फ ये बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो एक टिपिकल मेंटालिटी, इंजीनियरिंग पास आउट करो, एक आईटी वगैरह कंपनी में जॉब करो, जो कि मेरे सीनियर्स वगैरह मेरे बहुत सारे दोस्त लोग गए हैं, और जो नॉर्मल लाइफ रहती है वैसा जियो, ठीक है। और मेरे फैमिली से कोई आर्टिस्ट निकला नहीं है। डैड सिंगिंग काफ़ी अच्छा करते हैं, बट ऐसा प्रोफेशनली उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो उन लोगों का ऐसा मेंटालिटी था। रही बात बाहर के लोगों की, तो बाहर के लोगों का जैसे मैक्सिमम टाइम हम सबको पता है कि जो बंदा थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है तो उनको खींचने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। और रही बात मेल डांसर की, तो एक टिपिकल मिथ बन के है ये चीज़ सोसाइटी में कि डांस लड़कियां करती है, लड़के डांस नहीं करते, ऐसा। तो ये चीज़ की वजह से मुझको थोड़ा बहुत फेस करनी पड़ी थी कि लाइक लोग ऐसा बोलते थे, इसमें क्या ही कर लोगे तुम, इसमें तुम्हारा करियर नहीं है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां ही डांस करती है। ये भी एक चीज़ हो गई थी कि डांस करते करते आप थोड़ा सा लड़कियों जैसा बन भी जाते हो, ये भी एक बहुत गलत मेंटालिटी है।
क्योंकि अब जो स्टाइल हम लोग करते हैं हमें तो कभी किसी ने ऐसे बोला नहीं, एग्जाम्पल्स दे रहे थे, ये अरे उसको देखो वो ऐसा हो गया। बट मेरा पहले से थोड़ा सा फोकस रहा है कि चार लोग जो बोलते हैं ना उसको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, खुद के मन का करना है। जब तक आपको अंदर से गट फीलिंग नहीं आती कि आप गलत कर रहे हो, अगर आप गलत करोगे तो हम लाइफ में वो एज पे रहते कि हमको चीज़ें समझ में आ जाती है कि भाई तू ये गलत कर रहा है। तो जब अपने को समझ में आ रहा है कि हम गलत नहीं कर रहे तो बेटर कि गो फॉर इट, वो करो। तो पेरेंट्स तो घर में ही रहते हैं, उनको मैं अवॉइड नहीं बोलूँगा, लेकिन उनकी चीज़ें मैं बस सुन के थोड़ा सा अनसुना कर देता था। पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? पेरेंट्स, हर पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो अपने बच्चे को कभी गरीब नहीं देखना चाहते। उनका उनका सीन क्लियर है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल बने, उसके पास में पैसा रहे। तो जब तक मेरा पैसा आना स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक मुझे थोड़ा सा सुनना पड़ता था। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो छुप के की है, डैड को बिना बताए। मतलब मैं नागपुर में गया था, डैड तब नागपुर में ड्यूटी कर रहे थे। तो नागपुर में मैं 10 दिन का मैंने शामक दौर का वर्कशॉप अटेंड किया, लेकिन डैडी को ये बात अभी भी पता नहीं है, शायद अभी पता चल रही है कि मैंने 10 दिन उनके घर में रह के सवेरे से लेके शाम तक मैंने उनको बताया था कि मेरा एक कोर्स है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि मेरा एक डांस का वर्कशॉप है। और जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर ज्वाइन किया था तब मेरा टीचिंग एज अ प्रोफेसर, उससे मेरा इनकम आ रहा था, वो इनकम मैं डांस में यूटिलाइज़ करता था। तो जब पैसा आ रहा था उस दिन से उन्होंने, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सपोर्ट करना शुरू कर दिए, लेकिन टोकना बंद कर दिया। मतलब उसके बाद से उन्होंने कुछ ये नहीं बोला कि ये मत करो करके, ऐसा उनका बस ये सीन है। पेरेंट्स लोग चाहते हैं कि अपना बच्चा सक्सेसफुल बने, उसके तरफ पैसा आते रहे, गवर्नमेंट जॉब लगता है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन चल रहा है तो ठीक है। मुझे लगता है सर वो पेरेंट्स की गलती नहीं, ये जो सोसाइटी बनी है ना, ये आपके पेरेंट्स को ऐसा फील कराती है, कराती है। नजरों से देखती है। तो उनको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, या बच्चों को माँ बाप को बच्चों से प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ। ये जो सोसाइटी होती है ना, ये उनको फील कराती है एग्जैक्टली कि नहीं आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो तो एक उसके ऑरा क्रिएट हो जाता है कि कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के हाँ, वो साथ। प्रेशर में फिर उनको लगता है यार सब लोग बोल रहे तो मैं अपने बच्चों को बोलूं। एग्जैक्टली। तो शायद से सोसाइटी को भी ये सीखना चाहिए कि दूसरों के फैमिली से तो दूर ही रहो। मैं तो यही कहता हूँ, पहले अपना देखो हाँ, फिर दूसरा, क्योंकि वक्त गया नहीं। हर बच्चा अलग रहता है। हाँ। ज़रूरी नहीं कि आपका फैमिली बिजनेस क्या है वही चलते आ रहा होगा, किसी का पाथ जो रहता है वो एकदम अलग भी रह सकता है। आप देखो, उसको गाइड करो, उसको मोटिवेट करो, क्योंकि एक टाइम लिमिट रहता है कि अगर आपको लगता है कि इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर आप उसको समझा सकते हो कि देखो तुमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, तुम थोड़ा सा डाइवर्ट करो फील्ड को। लेकिन बहुत जल्दी गिव अप कर देना या फिर पहले से उसको बोलना कि तुम गलत ही कर रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई करो, बिकॉज एजुकेशन वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं कि जस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बेसिक एजुकेशन इज़ गुड, लेकिन हमको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। आपको जो लगता है वो करो, सही करो, गलत तरीके से मत करो। सर एक पॉइंट आपने बोला था, ये शायद मैं गलत भी हूँ। क्या होता है ना, लोगों को देखकर ही आपकी परसेप्शन बनते हैं। आपने एक पॉइंट किया था कि लड़के जब डांस करते हैं तो लड़कियों की तरह हो जाते हैं। मेजोरिटी वाइज शायद मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कहीं पब्लिक भी गलत हो, मैं भी शायद गलत हूँ, मैं किसी का पॉइंट नहीं रख रहा हूँ, लेकिन देखा है हमने, यानी हाँ। लोगों ने देखा कि वैसे हो जाते हैं। तो उसके पीछे कोई रीजन है कि वैसा होना पड़ता है या हो जाते हैं? क्या ऐसा चेंज होता है कि एक लड़का जो अब तक ऐसा था वो बिल्कुल डांस के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज है, क्या फेमिनाइन चेंजेस आ गए, ऐसा क्यों होता है? फेमिनाइन चेंजेस वो थोड़ा बहुत इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वो लोग पर्टिकुलर वैसा डांस स्टाइल ही पढ़ा रहे हैं। जैसे पहले से ही अगर उसमें हार्मोनल चेंजेस कुछ है, मतलब कोई लड़का है जो उसके अंदर में थोड़े फेमिनाइन चेंजेस आने के वजह से उसका पोस्चर, बॉडी अटायर अगर थोड़ा सा लड़की जैसा वो लगने लगता है, तो लोग उसको डायरेक्टली ये तरीके से जज करते हैं कि डांस में आया करके वैसा हुआ। बट ऐसा नहीं, अगर वो डांस में नहीं आता तभी भी उसके हार्मोनल चेंजेस होते और वो वैसा हो जाता। ओके, लेकिन अब डांस में है,
डांस में सपोज कोई क्लासिकल में कथक पढ़ा रहा है, कोई भरतनाट्यम पढ़ा रहा है, कोई वेस्टर्न स्टाइल में थोड़ा सा वैकिंग जैसे स्टाइल्स अटेम्प्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा बॉडी पोस्चर हमको लड़कियों जैसा करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ों को ये लड़कों को ये अल्गोरिदम समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ डांस के प्रति है, तो जैसे उनका डांस बंद हो जाएगा या फिर वो डांस को थोड़ा सा रुका देंगे, तो फिर वो नॉर्मल इसमें आ जाएंगे। वो ऐसा नहीं कि वो वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन कुछ कुछ लड़के वो चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि नहीं, अब मेरा आइडेंटिटी ऐसा ही है, मैं ऐसे ही रहूँगा, मेरे हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, मेरा बैक बेंड हो गया है, मेरा सैक्रम थोड़ा सा कर्व हो गया है, वो वैसे वैसे ही फिर चलते रहेंगे। और मुझे लगता है ना फिर वो रेबल मोड में आ जाते हैं। हाँ। मैं तो डांसर हूँ, हम ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसा ही है हमारा। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, ये आपने एक जो पॉइंट बोला ना कि डांसिंग एक जगह है, अगर आप स्टेप आउट कर देते हो, यानी एटलीस्ट क्लास से तो भी स्टेप आउट कर देते हो, Exactly. चेंज ही नहीं होना। हाँ चलो, अभी उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। एकदम बराबर। ये सॉल्यूशन काफी बेस्ट है, लोगों को ये एकदम follow सिंपल करना चाहिए। सॉल्यूशन है कि जब तक आप वो कैरेक्टर में हो तब तक आप उस कैरेक्टर के हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का लाइफ ही ऐसा है कि आपको अगर अपने आर्ट को शो करना है तो इसमें आपको आपका खुद का आइडेंटिटी भूलना नहीं है। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई लोगों को, जैसे मुझे भी कभी कभी इच्छा होती है, मैं भी मेरे क्लास में वैकिंग के लिए अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्लासिकल काइंड ऑफ एंड या फिर थोड़े से गर्लिश अगर स्टेप्स में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो है क्लास में वो गर्ल्स है, तो अगर मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि सब लोगों को पता है कि वो होने के बाद में हम कैसे, अब सबको बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोगों को पता है कि मैं कैसा हूँ। सही बात। तो वो एक चीज़ है। और ये थोड़ा सा पहले था कि लोग थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, अभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है, तो ज़्यादा फेमिनिज़म वाला चीज़ होता नहीं है। लोग हो जाते हैं बराबर नॉर्मल तरीके से। पढ़ाते वक्त थोड़ा सा रहेगा, डिपेंड्स अपॉन स्टाइल ऑल्सो, पढ़ाते वक्त रहेगा, उसके बाद में नॉर्मल हो रहा है। सर आइडेंटिटी की बात निकली है तो सर आपकी एक आइडेंटिटी और है, एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन। मैंने देखा था सर, अच्छा बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि सर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते भी थे। फिर उसके बाद हमने एज अ we were colleague also। कलीग ऑल्सो, तो बहुत कम लोगों को ये बात पता है, बट हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगता ऐसा टाइम स्पेंड किया है कि वो शायद हम कैमरे में बता भी नहीं सकते। बता भी नहीं सकते। एक साल तक हमने इतनी उधम मचाई है। शायद से हमारे साथ जो बाकी भी कलीग्स थे, वो ये देखने के बाद उनको वो नॉस्टैल्जिया फील होगा, अरे यार क्या दिन थे वो। Exactly. तो एज ए कलीग भी हमने काम किया, लेकिन उस वक्त मैंने देखा था सर कि एक टाइम था चंद्रपुर सिटी में स्पार्टन्स डांस एकेडमी, आपकी डांस एकेडमी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो, एक एंटरप्रेन्योर भी हो। हर कोने में आपकी एक डांस एकेडमी मैंने देखी है। हम साथ में जाते थे जब वो काम चलता था, अरे सम्राट यहाँ कांच लगाने का सोच रहा हूँ, यहाँ पीओपी चल रहा है मेरा। उसके बारे में बताइए सर कि ठीक है, टीचिंग भी था, आप एज अ डांस आर्टिस्ट भी थे, आप ट्रेन भी करते थे, फिर आप ये बिजनेस मॉड्यूल में कैसे स्टार्ट किया आपने खुद को? जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं डांस को एज अ प्रोफेशन मैं शुरू कर सकता हूँ, तो एक नॉर्मल डांसर का मेंटेलिटी है कि एक जगह देखो, वहाँ पे डांस क्लास शुरू करो। तो जब हम कभी भी डांस क्लास शुरू करते हैं तो ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है कि आप कैसा सर्विस प्रोवाइड करते हो, इट्स नॉट अ गुड्स ओरिएंटेड बिजनेस। तो पहले 2 बच्चे, फिर 4 बच्चे, फिर 6 बच्चे ऐसे आने लगे। रियलाइज़ होने लगा कि मैं कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तभी जाके बच्चे हैं मेरे पास। बच्चों का अचीवमेंट देख के काफ़ी अच्छा लगता था। तो जब आपको सक्सेस मिलती है और आप उसमें खुद को कंसिस्टेंट रखना चाहते हो, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको अगर कंसिस्टेंट रहना है तो फिर आपको आपकी सर्विस काफ़ी अलग अलग जगह पे देना पड़ेगा। दैट टाइम आई वाज बैचलर, मैं बैचलर था, तो मुझे उतना फ्रीडम था। रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मम्मी पापा की। तो मेरे पास में वक्त भी था, मतलब शाम से लेके पूरा रात तक का मेरा वक्त था। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं 1 घंटा यहाँ पे पढ़ाऊँगा, 1 घंटा वो दूसरे एरिया में जाके पढ़ाऊँगा और 1 घंटा तीसरा। तो वैसा मैंने ट्रैवलिंग का मैनेज करते हुए एट अ टाइम 5 ब्रांचेस वॉज देयर। सिटी में भी थे, ऊर्जा नगर में थे, तुकुम एरिया में थे। तो ऐसे मेरे 5 ब्रांचेस चलते थे।
कॉलेज से ही मैं डायरेक्ट चले जाता था, 5 मिनट के डिस्टेंस में थोड़ा सा गाड़ी फास्ट चला के दूसरे ब्रांच में चले जाता था। मैं खुद को बस ये बोलता था कि ये एज है, इसमें तुमको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, ऐसा हार्ड वर्क करना है कि शायद कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा। तो मैं वो चीज़ कर रहा था। फिर एक टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क के लिए फिर मैंने बच्चों को कम एफर्ट्स में अच्छी ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, वो एल्गोरिदम को टैकल करने की कोशिश की। फिर रियलिटी तो यही है कि दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फिर दूसरे भी काम रहते थे। कॉलेज में जैसा डेजिग्नेशन बढ़ा उसके अकॉर्डिंगली टास्क ज़्यादा आने लगे। बच्चे इधर डांस क्लास में ज़्यादा बढ़ने लगे और लोगों का ऐसा है कि उनको मानस सर चाहिए। मतलब मानस सर अगर पढ़ा रहे तो अच्छा है, क्योंकि फिर जब आप ग्रो करते हो तो आप टीम बनाते हो। तो जब आप टीम बनाते हो तो आपको अच्छे मेंटोर्स जोड़ने पड़ते हैं आपके साथ। फिर मेंटोर ऐसा चाहिए कि वो आपके साथ में वैसे ही एफर्ट्स डाले जैसे आप डाल रहे हो। इसी में बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं और फिर लोग जुड़ते नहीं। तो मेरे स्टूडेंट्स के ही चंद्रपुर में डांस क्लासेस है, वो ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के चंद्रपुर में डांस क्लासेस है। तो और कुछ लोग जो जुड़े वो फिर कोई एक ब्रांच में जा रहा है, कोई दूसरे में जा रहा है। अब डांस फील्ड में क्या है ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जैसे जैसे डेज़ आगे बढ़े, फाइनेंशियली लोग स्ट्रांग होते गए, उनको भी फिर वो एल्गोरिदम क्रैक करना समझ में आ गया। फिर उन्होंने खुद का देखा ऐसा। फिर कोरोना आया, मेरी उसके बाद में शादी वगैरह हो गई, तो फिर थोड़ा सा मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर मैंने ऐसे सोचा कि मैं काम करता हूँ, मेन ब्रांच पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, उसमें बैचेस बढ़ाता हूँ और फिर आगे में चल के अच्छे लोग जुड़ेंगे तो फिर मैं ब्रांचेस स्टार्ट करूँगा। तो फिर मैंने वो समय में मेरे ब्रांचेस कुछ रुका दिए। अभी मेरे 2 ब्रांचेस हैं, तो वो मैं चला रहा हूँ क्योंकि टाइम बराबर हो रहा है और मेंटर्स है अभी मेरे पास में जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब मुझे रिजल्ट दिख रहा है। इसके लिए फिर अभी फ़िलहाल तो मैं 2 ब्रांचेस है। 2 ब्रांचेस पे। यस, लेकिन सर मैंने एक टाइम पे देखा था कि अच्छा बिजनेस मॉडल आपने सेटअप कर लिया। एग्जैक्टली। हाँ, लोग अच्छे नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से फिर हमें ना हैंड्स नहीं मिलते, हैंड्स नहीं मिलते। जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं फिर रुकना पड़ता है। वो तो सही पॉइंट। और कोविड के बाद तो मुझे ऐसा लगता है ना, लोग आए, वही बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, लोगों को इतना डर था कि हम हमारे बच्चों को भेजेंगे नहीं, जिम नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे। डांस तो कोविड में मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था कि जिन लोगों का ब्रेड एंड बटर सिर्फ डांस पे डिपेंड है, उनके क्या हाल हुए होंगे। मतलब बहुत सारे डांसर्स लोगों ने मुझे कोविड में पर्सनली फ़ोन करके बोला था कि मानस सर, एज ए लीडर आप हमारे तरफ से कलेक्टर को एक एप्लीकेशन करिए कि डांस क्लास को थोड़ा सा परमिट करिए, हम पूरे रूल्स वगैरह फॉलो करेंगे, मास्क सैनिटाइज वगैरह सब करके करेंगे। तो ये आप करिए। तो मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरा इनकम थोड़ा सा कॉलेज से आता है, बट ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ डांस के ऊपर उनका इनकम डिपेंड है। तो मैंने किया था एप्लीकेशन, परमिशन भी मिला था। फिर एक घंटे के हिसाब से शुरू हो गया था क्लासेस, लेकिन लोगों के ही मन में इतना ज़्यादा डर था कि कोई अपने बच्चे को भेज नहीं रहे थे। तो उसके वजह से हम लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। बट बोलते हैं ना कि वक्त कभी रुका नहीं रहता है, वक्त हमेशा आगे बढ़ता है और गुड थिंग्स विल टेक टाइम। तो जैसी चीज़ें आगे गई, वक्त आगे बढ़ा, वैसे वैसे चीज़ें फिर सेटल हो गई और फिर अभी सिचुएशन ऐसा चल रहा है। मानस सर, नाउ वी आर इन ए डिजिटल एरा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया है, हर बच्चा इन्फ्लुएंसर बन रहा है। ठीक है, यूट्यूबर तो बहुत कचरे जैसे हो गए हैं, हम भी उन्हीं में से एक है। मैंने एक देखा सर, एक रील डांसर और एक रियल डांसर, मुझे दोनों अलग लगते हैं। तो आपके ऊपर इसकी क्या राय है कि जो 2 मिनट के लिए रील बनाते हैं, छोटे से डांस करते हैं, कैन वी कंसिडर देम एज ए रियल डांसर, या जो डांस सीख कर बड़े परफॉर्मेंस देते हैं, या इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो थोड़ा सा जाके या ऐसा कुछ नहीं करते, अच्छे एकेडमी में सिखाते हैं या बैकग्राउंड डांसर काम करते, उनको डांसर कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि रील और रियल। रियल डांसर और रील डांसर में सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगता है वो ये है कि
रियल डांसर जो रहते हैं वो अपने आर्ट से जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बहुत ज़्यादा फेम के पीछे में या फिर मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स रहे, ये चीज़ों के पीछे नहीं भागते। वो चाहते हैं कि उनके आर्ट को जेन्युइनली लोग अप्रिशिएट करें। अगर उनका आर्ट फॉर्म कम लोगों के पास में जा रहा है, कम लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो भी चलेगा। बट जो रील डांसर रहते हैं, ठीक है, रील डांसर का मोटो मुझे क्लियर कट दिखता है, क्योंकि आपका 15 से 20 सेकंड्स का रील जो है उसके ऊपर में मिलियंस ऑफ व्यूज़, थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स आएंगे, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश है। उनको चाहिए रहता है डायरेक्टली फेम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा हार्डवर्क में बिलीव नहीं करते होंगे। जल्दी से चीज़ों को कॉपी कर लिया, जल्दी से कुछ चंक, एक प्रॉपर पर्टिकुलर 15 टू 20 सेकंड्स ऑफ डांस रूटीन लर्न कर लिया, उसको परफॉर्म कर लिया, इस तरीके से अल्गोरिदम अप्लाई करके पोस्ट कर दिया कि आपके व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, या फिर उनके ख़रीदे वाले फॉलोअर्स भी रहते हैं तो उनको वो मिल जाती है चीज़ें। तो ठीक है, क्योंकि रियलिटी ऑफ लाइफ एट द एंड यही है कि आदमी को क्या पसंद है, उनको वो अच्छा लग रहा है, ओके फाइन। रियल डांसर्स को अच्छा लगता है कि जो भी करे वो उनके सोल के थ्रू आना चाहिए, उनके अंदर से आना चाहिए वो चीज़, ऐसा है। क्योंकि जब आप मार्केट फोर्सेस को एनालाइज करते हो तो रियलिटी तो यही है कि जब हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हैं तो अपने को ज़्यादा वैसे रील्स ही मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए हैं, ठीक है। तो हम उनको एकदम अवॉइड भी नहीं कर सकते। देखो हर एक से क्या सीखने को मिलता है ये देखो। जैसे मुझे, मैं रील डांसर से ये सीखता हूँ कि ऐसा क्या ही करते हैं वो लोग जो इतना ज़्यादा उनके व्यूज़ चले जाते हैं। जो भी वो टेक्निकली कुछ करते होंगे, उनका कुछ टीम होगा या फिर वॉट। और रियल डांसर से मैं ये सीखता हूँ कि उनका डेडिकेशन कैसा है, वो कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी 15 टू 20 सेकंड परफॉर्म करना और 3 से 3.5 मिनट का परफॉर्मेंस देना, इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो ये लोगों को समझना चाहिए। दोनों अपने अपने जगह पे बराबर होंगे, लेकिन एट द एंड यही बोलना चाहूँगा कि हर एक का नज़रिया अलग है। तो दे वेर हैप्पी इन देयर ओन वे, और ये लोग अपने इसमें खुश हैं। सर आपने कहा कि वो ऐसा क्या करते हैं, तो मोस्टली मैंने लड़कियों को देखा है ये सब करते हुए। कुछ ऐसे कपड़े पहन लेंगे, आ, अभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अंग प्रदर्शन जिसको हम कहते हैं वो कर देंगे और उनको लगता है दैट इज़ अ डांस, ठीक है। कोई कोई आजकल की लड़कियां मोस्टली कर्वी ज़्यादा होती हैं, थिक गर्ल्स जिसको बोलते हैं, उनका अच्छा फिगर होता है तो डांस नहीं भी करती है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स करती है, कुछ ऐसे कपड़े पहनकर कि वो डांस कम और कुछ और देखने के लिए ज़्यादा लोग जाते हैं। तो क्या इनको डांसर्स कहना सही है? नहीं, उनको डांसर्स नहीं बोलेंगे, वो क्या शो ऑफ बोलो, सीधा सीधा वो शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड वी आर ह्यूमन बींग्स। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि किसी के बॉडी पोस्चर में हमारी नज़र कहाँ पे जाती है, उनका अटायर कैसा है। तो नॉर्मल टेंडेंसी ये है कि हम लोग देखते हैं, और इंस्टाग्राम जो हम देखते हैं हमको वही चीज़ें वो सजेस्ट करता है। तो उसके वजह से फिर वो ट्रेंड में आ जाता है, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनको मैं डांसर करके नहीं बोलूँगा, क्योंकि डांस इज़ अ वेरी प्योर आर्ट। उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको यही चीज़ें करना है करके। कुछ पर्टिकुलर डांस स्टाइल्स ऐसे हैं जिसमें आपको उनके मूवमेंट्स वही तरीके से करने पड़ेंगे। लाइक वैकिंग हो गया, ट्वर्किंग हो गया, उसमें आपको ऐसे कुछ मूवमेंट्स रहेंगे जिसमें कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन जैसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन वो डांस स्टाइल ही वैसा है, वैसा वो अफ्रीकन कल्चर ही कुछ वो तरीके से कि वैसा करना पड़ेगा आपको। बट लोगों को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि सेंशुअलिटी एंड वल्गैरिटी, इसमें डिफरेंस है। ओके, आप डिसेंट डांसर इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सेंशुअलिटी और वल्गैरिटी का डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो फिर ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ों से फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो एक अलग चीज़ है जिसको, वल्गैरिटी को कोई भी आगे लेके नहीं जाएगा, और सेंशुअलिटी एक हद तक भी ठीक है।
क्योंकि वो कनेक्ट कर जाएगा लोगों को, तो उसके वजह से फिर उनको व्यूज़ मिलेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। सर एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, आजकल की जो रील क्रिएटर्स या आने वाली जनरेशन डांसिंग की, ये फ्यूजन डांस फॉर्म्स को मिक्स करते हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था, कोई लड़की रेडबुल हाँ, का कोई डांस, रेड बुल का काफ़ी बड़ा इवेंट होता है। तो उन्होंने डांस किया था, शी इज़ वेयरिंग दैट लुगड़ा ग्रीन कलर का, और वो भरतनाट्यम कर रही है, और बहुत स्टार्टिंग में अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जो आप वो क्या होता है, हिप्स हिलाते हैं, बम हाँ, हिलाते हैं, twerking। ट्वर्किंग, हाँ, वो सब किया। तो जैसे कि आपने कहा कि डांस इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म, और ये सदियों से चली आ रही है। अगर मैथोलॉजी से भी बात करें या रिलीजन एस्पेक्ट में भी बात करें, देवियाँ हमारे यहाँ डांस करती है, शंकर भगवान करते हैं, उनके फॉर्म्स ऐसे ऐसे है, नटराज। नटराज कि शायद किसी डीमन मारने के लिए किया है, या पीस के लिए किया, एनीथिंग एनीथिंग। जब ये चीज़ें ऐसी ट्वर्किंग में या फिर ऐसे कुछ गलत, आपने बोला ना कि उसमें यूज़ होते हैं, तो क्या ये सही है या होना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आपके कल्चर को थोड़ा सा भूल रहे हो। रिक्वायरमेंट है जहाँ पे, वहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिमिटेशंस पता रहने चाहिए। अगर आप वो लिमिट को क्रॉस कर देते हो तो व्यूअर्स को वो अच्छे नहीं लगेंगे, जजेस को भी वो अच्छे नहीं लगेंगे जिनके सामने आप परफॉर्म कर रहे हो, और फिर वैसी चीज़ों को प्रोमोट नहीं करते हैं लोग, क्योंकि आप एक अलग डांस फॉर्म शो कर रहे हो, आपका अटायर कुछ अलग डांस फॉर्म दिखा रहा है, आपका ऑडियो कुछ अलग डांस स्टाइल का डिमांड कर रहा है, तो ये बोलेंगे हम लैक ऑफ नॉलेज। उनको उतना नॉलेज नहीं है, उनको बस करना है करके करना है। तो अगर हमको थोड़ा सा डांस के प्रति नॉलेज रहेगा, और हमारे ऑडियंस को क्या चीज़ चाहिए, हम ऐसा क्या करेंगे जो हम हमारे ऑडियंस को, हमारे जजेस को कनेक्ट कर पाए, ये चीज़ें अगर परफॉर्मर को समझ में आ गई, तो फिर ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगी, और एक प्रॉपर डांसर करके उनका इवोल्यूशन होगा। मुझे ऐसा लगता है लोगों को उस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली कोई भी डांस फॉर्म बुरा नहीं होता, हाँ, लेकिन उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। उसका थेरोटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आपको, कि मतलब थेरोटिकली डांस फॉर्म ये बोलता है, आप गूगल कर सकते हो, आप यूट्यूब कर सकते हो, और प्रैक्टिकली जब आप किसी से उसका ट्रेनिंग लेते हो, उसका कोचिंग लेते हो, तो टेक्निकलिटीज़ आपको समझ में आती है। तो अगर ये चीज़ें जस्ट लाइक एकेडमिक्स में आपको थ्योरी रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, हिस्ट्री थोड़ी सी जानिए उसकी, क्या एग्जैक्टली पर्पस क्या है उस डांस हाँ, उसका हिस्ट्री अगर आपको पता है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो कल्चर कहाँ से आया है, अगर ये आपको पता है, तो डांस जैसी चीज़ नहीं। सर अभी हम जब पीछे बात कर रहे थे, आपने एक पॉइंट बोला कि आपके पास जो पेरेंट्स आते हैं आजकल, वो अपने बच्चों को सिर्फ रील बनाने के लिए डांस में डालते हैं, या उनको कहते हैं कि जाओ रील बनाओ, या फिर उनको नहीं भी वो पसंद होगा तो भी उनके आसपास ऐसा कल्चर बन गया है कि बच्चों को ऐसा लगता है ना कि अभी हमें रील बनानी चाहिए। मैं आपको एक बहुत यानी मजाकिया वाक्य सुनाऊंगा। मेरे फ्रेंड के बहन की शादी थी, उसमें एक लड़का आया था, बहुत ही प्यारा सा गोलू मोलू सा लड़का था। उसको हमने बोला कि डांस कर। उस वक्त वो गाना बहुत फेमस हुआ था डैंडी पंडित का, झटपट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर। तो ये गाना बज रहा था, तो वो लगा कि खुराफाती लड़का है। हमने उसको बोले, आप लड़कों का ग्रुप बैठा था, हमने बोला चलो डांस कर। सर उसका पहला ये था, वीडियो बनाओगे? मैं बोला हाँ। इंस्टाग्राम पे डालोगे? बोला हाँ। वायरल हो जाऊंगा? बोला हाँ। तो ये कल्चर बच्चों में बहुत अभी आ रहा है, और सेम पॉइंट आपने वो रिपीट किया। इसके ऊपर पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगता कि वो झोंक रहे हैं कहीं गलत? पेरेंट्स को ऑन अ सीरियस नोट ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रील में दिखना ये कुछ आपका लाइफ का एम नहीं रहना चाहिए। ओके, सोशल नेटवर्किंग में एक्टिव रहना, एज ए डांसर अगर आप डांस क्लास में भेज रहे हो बच्चों को, तो उनको प्रॉपर नॉलेज मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ रील बनाने में जाए। कुछ पेरेंट्स का ऐसा एक्सपेक्टेशंस रहता है कि डांस क्लास ज्वाइन करने के बाद में, सर 1-2 हफ्ते हो गए, बच्चे का कोई वीडियो नहीं आया। अरे आपका बच्चा अभी ज्वाइन किया है, उसको ट्रेनिंग के लिए कम से कम 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं।
मतलब हर बच्चा सेम नहीं होता, कोई जल्दी जल्दी ग्रास्प कर लेता है, किसी को वक्त लगता है। मतलब मेरे पास में ऐसे भी बच्चे आए हैं जो 2 महीना, मेरे डांस क्लास में एक पोल है, वो पोल पकड़ के ही रहते हैं, मेरे पास तक नहीं आते, कि उनको नहीं, पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती भेजा है तो भेजा है। लेकिन वैसे बच्चे 1.5-2 साल, जस्ट बिकॉज उनका पेरेंट्स का उन पर ट्रस्ट था, तो 1.5-2 साल बाद अच्छा परफॉर्म करके मेरे क्रू में परफॉर्म करते हैं मेरे साथ। तो ऐसे बच्चे भी आए। लेकिन अभी के पेरेंट्स का फ्रॉम द लास्ट आई थिंक 3 to 4 years मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, रील काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ओके, आपने सीखा है, आप डांस क्लास जा रहे हो तो आपने अपलोड कर दिया, इट्स ओके फाइन, लोगों को आपका टैलेंट दिखना चाहिए। लेकिन एट द एंड एम यही नहीं रहना चाहिए कि रील के लिए डांस क्लास जा रहे हो। डांस क्लास इसलिए जा रहे हो ताकि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, आप डांस अच्छे से सीखो, आप स्टेज पे परफॉर्म करो इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल, आप उनके सामने परफॉर्म करो और फिर आपके टैलेंट की सराहना हो सके। तो हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं, ये डांस क्लास जा रहा है तो इसका वर्थ आउटपुट हमको मिला है। पर्पस अलग है। एग्जैक्टली। सर ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। अब आते हैं स्पार्टन्स डांस एकेडमी, एक एकेडमी जहाँ पे आप डांस सिखाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मानस राम टके एज अ डांस ट्रेनर कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? इनिशियल डेज में बच्चों को क्या सीखना चाहिए? नॉट अ बच्चों को, अडल्ट भी आते हैं, क्योंकि मैंने Exactly. देखिए मेरी मम्मी भी आपके पास आई है, हाँ, लेकिन हाँ। बहुत बार आगे चली गई क्योंकि उनका टाइमिंग और टाइमिंग हेल्थ मैच नहीं इश्यूज। हुआ। हाँ, तो कोई भी एज अ स्टूडेंट आता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे उनको डांस फॉर्म सेलेक्ट करने में आप हेल्प करते हो, कैसे उनको इवॉल्व करते हो एज अ गुड डांसर, इसके बारे में थोड़ी जर्नी बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लास में अगर कोई बच्चा आता है एडमिशन के लिए, तो मैं पेरेंट्स को तो पहले सीधा ये बोल देता हूँ कि अभी ये आया है तो ये अब यहाँ पे जो लर्न करेगा उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। मैं जिस तरीके से ट्रेन करना चाहता हूँ, तो पहले के 1 महीना तो भी मुझे उसको एनालाइज करने में जाता है कि उसमें मतलब डांस को लेके पैशन है या सिर्फ घर वालों ने ज़बरदस्ती भेजा है करके आ रहा है। आजकल के पेरेंट्स घर में बच्चे रहते नहीं, मस्ती करके तो डांस क्लास भेज दिया, ऐसा भी एक हो गया है थोड़ा सा। तो फिर हम उसके प्रॉज एंड कॉन्स आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कोई बच्चा अगर एक्सप्रेशन अच्छा दे रहा होगा तो उसके रिदम्स परफेक्ट नहीं होंगे, किसी का हेवी फिटेड वाला इशू होगा, पैर ही नहीं चल रहे हैं, किसी को डायरेक्शन ही नहीं समझ रहा है। 3-3.5 साल का अगर कोई बच्चा आता है तो उसको राइट लेफ्ट नहीं समझ रहा है उतनी चीज़ें। 3-3.5 साल के बच्चे भी आए, हाँ हाँ आए हैं ऐसे। तो अच्छी बात है, बच्चों को अभी से मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट मत करिए कि 3-3.5 साल वाला बच्चा एकदम से 1 महीने में डांस कर पाएगा। सॉरी टू इंटरवीन सर, लेकिन 3-3.5 साल वाले बच्चे को समझता भी होगा कि डांस क्या बिल्कुल होता है, नहीं उसमें समझता career है, क्या होती है। वो मूडी है। 3-3.5 साल का बच्चा मूडी है। मेरे आवाज़ से डरते हैं लोग क्लास में, लेकिन मैं प्यार भी बहुत ज़्यादा करता हूँ मेरे बच्चों को, तो वो आ जाते हैं मेरे पास में, ऐसे मुझे हक करते हैं, मेरे पास में आके बैठते हैं। कोई अपने पेरेंट्स का कंप्लेंट करता है मुझको ज़बरदस्ती भेज रहे करके, ऐसे भी है। तो उनको समझने में बहुत ज़्यादा इशू हो जाए। तो 3-3.5 साल वाले बच्चों के पेरेंट्स को तो मैं सीधा बोल देता हूँ कि टाइम लगेगा। लेकिन फिर जो थोड़े बड़े हैं, क्योंकि लाइक इन बिटवीन 6 to 10 ईयर्स और 8 to 12 ईयर्स, ये लर्निंग का बहुत अच्छा फेज़ होता है, इनमें आपको डायरेक्शंस वगैरह समझ में आते। तो मैं पहले बच्चों को एनालाइज करता हूँ कि उसका राइट लेफ्ट क्लियर है क्या, उसका हेवी फिटेड वाला इशू है क्या, स्टेज फियर वगैरह है क्या उसमें। फिर वो तरीके से हम लोग थोड़ा फाउंडेशन ट्रेनिंग चालू करते हैं। जैसे मेरे क्लास में मैं बेसिकली मेरा फोकस है हिप हॉप डांस स्टाइल पे, तो हम उसका थोड़ा फाउंडेशन चालू करते हैं। फिर फाउंडेशन के बाद में कोरियोग्राफी पे जंप करते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर सॉन्ग लेके। फिर जब मुझे रियलाइज़ होता है कि ये बच्चा काफ़ी आगे जा रहा है, फिर उसके लेवल्स थोड़े चेंज होते हैं। फिर हम लोग उसको क्रू में शामिल करते हैं ताकि हमारे साथ में बाहर परफॉर्म कर सके। हर किसी को हम लोग क्रू में शामिल नहीं करते, वो बच्चे को अर्न करना पड़ेगा वो चीज़ कि नहीं ये अच्छा कर रहा है। मतलब जर्नी ऐसी है, पहले किड्स बैच में ज्वाइन करवाते हैं छोटे बच्चे, फिर जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं फिर नेक्स्ट लेवल आते रहता है। और मैं उनको सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, थोड़ा थेरोटिकल भी नॉलेज देता हूँ कि डांस में लोग बोलते हैं ये पर्टिकुलर स्टेप करना है, लेकिन वो स्टेप के नाम भी होते हैं। जैसे हिप हॉप में तो काफ़ी ज़्यादा
नॉमेनक्लेचर किया है, ओल्ड स्कूल हिप हॉप, मिडिल स्कूल, न्यू स्कूल, उसके फाउंडेशंस, उसके हर एक अलग अलग स्टेप्स, तो उनको थेरोटिकल भी पता रहना चाहिए। क्योंकि जब कोई उनके स्कूल में टीचर पूछते, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में है ना, उनकी टीचर उनको बोलती है हाँ मानस सर के स्टूडेंट हैं आप इनको सिखा दो, आप इनको कोरियोग्राफी सिखा दो। तो जब बच्चे पढ़ाते तो उनको बताते हैं कि लाइक हाँ तुमको बार्ट सिम्पसन करना है, तुमको स्कूबॉट करना है, तुमको लॉकिंग करना है, हाँ ये स्टेप है, ये लॉकिंग का स्टेप है। तो फिर टीचर बोल हाँ थेरोटिकल नॉलेज है इसको, तो हाँ सर ने बताया है। यानी जैसे डांस के भी जो टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो एग्जैक्टली भी बच्चों को आते हैं। हाँ, तो वो मैं बताता हूँ। जो पेरेंट्स डांस को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है कि मेरा बच्चा आगे जाना चाहिए, उनको मैं थेरोटिकल नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ कि नहीं इसमें मुझे पैशन दिख रहा है, और वो बोल रहे कि सर जैसे आप हो कि आप अपना टीचिंग प्रोफेशन फॉलो कर रहे हो और साइड बाय साइड ये करो, हम भी चाहते हैं हमारा बच्चा कुछ एक अच्छा जॉब करे और साइड बाय साइड डांस भी करते रहे। तो उनको मैं समझ के लेता हूँ और फिर मैं उनको वो तरीके से ट्रेनिंग देता हूँ कि नहीं तुमको ये भी करना है, ये भी करना है। ऑलवेज कीप प्लान बी ऑल्सो। हाँ, बैकअप। मुझे लगता है सर बैकअप एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एक एजुकेशन। सर जिनसे मैंने गिटार सीखा है, प्रवीण जैन, उनका भी हमने पॉडकास्ट लिया है। उनका तो सिस्टम ऐसा रहता था, आपके परसेंटेज कितने हैं, यानी जब बच्चे आते थे, उनका एक इंसिडेंस भी बहुत सुना मेरा हुआ भी है। थोड़ा ऐसा है, मतलब मेरे क्रू में अगर कोई परफॉर्म करता है तो मैं पहले ये चीज़ एश्योर करता हूँ कि क्योंकि अगर तुम मेरे क्रू में परफॉर्म कर रहे हो तो मैं अगर रात में 12 बजे तुमको बुलाऊंगा तो तुमको आना पड़ेगा, ठीक है। अब पेरेंट्स को बस एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है कि पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बच्चा। तो मैं उनको सीधा पूछता हूँ कि क्या है तुम्हारा एकेडमिक परसेंटेज। तो एक बहुत अच्छा लगता है मुझको कि मेरे यहाँ के बच्चे सभी टॉपर्स भरे पड़े हैं, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे है। तो मैं फिर वो चीज़ को फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं आंसरेबल हूँ फिर पेरेंट्स को। बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है ना तो फिर आप टोको मत उसको। पढ़ाई में अगर पीछे आ गया तो मैं खुद बोलूँगा बंद करो इसका डांस क्लास, ठीक है। बहुत सारे डांसर्स जैसे होते कि पढ़ाई वगैरह सब छोड़ देते हैं, सवेरे से लेकर रात तक डांस ही करेंगे, ओके उनको वो ठीक लगता होगा। लेकिन मेरा ऐसा है नहीं, डांस करना है लेकिन पढ़ाई भी करना है। क्योंकि एट द एंड तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने पड़ेंगे, तुमको तुम्हारे पेरेंट्स को आंसर देना पड़ेगा कि मैं ये भी कर रहा हूँ जिससे मेरा ब्रेड एंड बटर आ रहा है, इसलिए मैं मेरे पैशन को फॉलो कर रहा हूँ जिससे आगे चल के मेरा ब्रेड एंड बटर आएगा। और मुझे लगता है ना, बच्चों को जितने कम एज में आंसरेबल की आदत डाल दो कि आपको ही करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो मुझे लगता है ना दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग डील्स इन देयर लाइफ। कि हाँ भैया, अपनी जिम्मेदारी हमें उठानी है, पेरेंट्स को भी जवाब देना है, स्कूल में जवाब देना है, शायद बड़े होके जॉब करेंगे, बॉस को जवाब देना है। सो दे विल स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय देयर ओन। जैसे मेरे डांस क्लास में है ना, मैं सिर्फ डांस नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चों में मैंने देखा है कि उनका लीडरशिप बढ़ गया है, जो एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे फॉलो करते हैं और जो एग्जैक्टली मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ों को समझते हैं। उनका लीडरशिप क्वालिटी, दे हैव इम्प्रूव्ड इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा, स्टेज फियर उनका चला गया, 10 लोगों के सामने कैसे बात करना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब स्टूडेंट में वैसे आया है, लेकिन जिसने जेन्युइनली फॉलो किया है, जो स्पार्टन्स में आता है, जो जेन्युइनली डांस को फॉलो करता है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने देखी है क्योंकि मैं उनसे वैसे करवा के लेता हूँ। क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स आपको भी पता है बहुत ज़्यादा मैटर सही करती बात है। है, क्योंकि अगर किसी भी फील्ड आपको में। हाँ अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपका बात करने का ढंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सब चीज़ें मिक्सअप करके बच्चों को पढ़ाता हूँ। मतलब डांस तो करो ही, लेकिन ये भी चीज़ों को फॉलो करो। तो मैं ऐसा पूरा फाउंडेशन उनका डेवलप करता हूँ। तो स्पार्टन्स डांस एकेडमी तो है ही, लेकिन ये मेरे दिमाग में आया था मैं उसका एक स्पार्टन्स एजुकेशन हब भी कर दूँ। मतलब सब नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा। मानस सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एजुकेशन, टैलेंट, आर्ट, हर एस्पेक्ट में आपको ग्रो करना है। लेकिन आजकल एक कैटेगरी है, शायद से सालों पहले भी रहती होगी, हज़ारों सालों पहले भी, लेकिन एक ऐसा ग्रुप होता है जो आजकल थोड़ा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आता है। लोग उन्हें छपरी कहते हैं। इनका मैंने देखा है ट्रेंड ऐसा रहता है, किसी भी सड़क पे एक स्पीकर लेके शुरू हो जाएंगे। जैसे हमारे ज़माने में ना वो मोस्टली हिप हॉप का वगैरह, हाँ, अमेरिका में शायद उनको ब्लैक पीपल की नज़रों से देखा जाता है कि वो एकदम लोएस्ट जींस पहनेंगे,
और कहीं पे भी बड़े डेक लेके डांस करना शुरू कर देंगे, लेकिन उनको एक समाज, एक सोसाइटी अच्छी नज़रों से नहीं देखती। हमारे इंडिया में ये ज़्यादा चल रहा है अभी। और चंद्रपुर में मैंने बहुत सारे एरियाज़ देखे हैं जहाँ पे ऐसा लोग शुरू कर देते डांस करना। उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, शायद वो किसी डांस अकेडमी को बिलोंग भी नहीं करते, लेकिन वो सड़क पे शुरू हो जाती। ये मेंटालिटी क्यों आ रही है आजकल की जनरेशन में, उसको क्या रीज़न है? ये ये थोड़ा बहुत ऐसा है कि लाइक हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमको कैसे नज़र से देख रहे हैं। बच्चों का ऐसा एटीट्यूड थोड़ा सा हो गया है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलेंगे, ऐसा। बट जब आगे आप बढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये बहुत प्योर कल्चर है। जैसे आपने बोला जो अमेरिकाज़ में वगैरह चालू हुआ था, ब्लैक पीपल, हिप हॉप कल्चर बोलते हैं उसको। उनका मोटो बहुत प्योर था, कम्युनिटी को एक साथ जोड़ के रखना, पीस के लिए परफॉर्म करते थे, अपना एग्रेशन बाहर निकालने के लिए भी परफॉर्म करते थे, क्योंकि वॉयलेंस नहीं चाहिए था उनको। तो जब आप हिप हॉप के रूट्स फाइंड आउट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रीट पे वो परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रीट स्टाइल बोलते हैं उसको, वैसे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो ये वर्ड लिया है आपने छपरी करके, वो कुछ इस तरीके से है कि इधर के कुछ लोग वो चीज़ को कैरी नहीं करते बराबर। ड्रेस सेंस पकड़ लो, बोलने का स्टाइल पकड़ लो। बहुत सारे लोग आजकल गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, ठीक है, ड्रग्स वगैरह लेते हैं। उनको ऐसे लगता है कि अगर मैं नशे में हूँ, ठीक है, तो मैं कूल हूँ, ठीक है, मुझे किसी की परवाह नहीं। उनका एटीट्यूड ऐसा रहता है। ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है ये, क्योंकि उससे इंसान अंदर से खोखला हो रहा है, आपको मेडिकल इश्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देंगी फिर एक टाइम के बाद में। क्योंकि किस चीज़ के लिए कर रहे हो, तो डांस के लिए कर रहे हो, बराबर। तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि डांस खुद में ही एक नशा है, तो दूसरे नशे की कुछ ज़रूरत नहीं उसमें। ग्रुप ऑफ पीपल या फिर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, साइफ़र जिसको बोला जाता है, कुछ अच्छे लोग भी है, अच्छे बच्चे भी है जो साइफ़र को बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, जिसमें आपका स्टेज डेयरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। आप ऑन द टाइम म्यूज़िक पे परफॉर्म करते हो तो रिदम का सेंस वगैरह काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत लगती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन उसमें कोई मतलब 10 लोग अगर अच्छे हैं तो 2-3 लोग थोड़ा सा, अब मैं भी वही वर्ड लूँगा, थोड़ा छपरी चाले करेंगे उसमें, ठीक है। तो जिससे क्या होता है ना, कल्चर गलत तरीके से बढ़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ा इसके ऊपर में स्टडी किया था, तो कल्चर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है, लेकिन कुछ लोगों के वजह से कल्चर थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। मैनिपुलेट कर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और छोटे बच्चे फिर उनको देख के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का तो वैसा है ना, जो तुम सिखाओगे वो सीखेगा। अगर गलती से उसकी ट्रेनिंग कुछ वैसे बंदे की तरफ चली गई जो ये सब चीज़ों को फेवर कर रहा है, तो फिर वो भी वैसे ही बनेगा। हाँ, ये वो कूल लगता है, वो बात अलग है, लेकिन तुम वैसा जीन्स पहन के पूजा में तो नहीं जा सकते ना। नहीं सर, लेकिन कूल नहीं लगता। हाँ, कूल तो नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आपका पर्सनैलिटी मैटर करता है। तुम कैसे पर्सनैलिटी बिलोंग करते हो और तुम क्या कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर ये सब चीज़ों को साइड में छोड़, क्योंकि उसके वजह से ही पता है क्या, बड़े लोगों में डांस की एक इमेज थोड़ी डाउन है। मुझे लगता है नहीं, ये डांसर्स को सीरियस नहीं लेते, बहुत गलत लोगों को आइडलाइज कर रही है। कि जैसे मैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे इंडिया में, बहुत अच्छे गाने उनके चले हैं, लेकिन कि उनकी वो भाषा, उनका वो रहन सहन और वो बहुत गलत है, तो वो इन आने वाली जनरेशन को बिगाड़ रहा है, क्योंकि वो सोशल नेटवर्क पे दिख रहे हैं, ये लोग उसको देख रहे हैं। इसलिए बच्चों को मोबाइल बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लिमिट, या फिर वो क्या देख रहा है उसके ऊपर पेरेंट्स का वॉच रहना चाहिए। करेक्ट। सर, अगर किसी को डांस में करियर बनाना हो, तो आपका कोई एक रोड मैप है कि ऐसे ऐसे करो, ये सर्टिफिकेशन करो, अ गुड करियर, अ करियर काइंड ऑफ? ऐसा कोई पर्टिकुलर रोड मैप नहीं, बस ये है कि आपका मेंटर जो है, आपका ट्रेनर जो है, वो अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। वो किस तरीके से पढ़ा था उसका थोड़ा सा हिस्ट्री फाइंड आउट करो, उसके प्रीवियस बच्चों के बारे में फाइंड आउट करो,
और फिर आपको समझ में आएगा और आपको कैसे स्टाइल करना है, क्या स्टाइल सीखना है, आगे में चल के आपको कौन से स्टाइल में करियर करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लासेस रहते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में अच्छे अच्छे मेंटर्स अवेलेबल है, छोटे सिटीज़ में भी है। इन बड़े सिटी में आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आप वहाँ से फिर ट्रेनिंग ले सकते हो। सर्टिफिकेशन है उसके, जैसे शामक दावर के सर्टिफिकेशन कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। कंटेम्प्ररी के भी कुछ अवेलेबल है, टेरेंस लुइस के वगैरह अवेलेबल है, हिप हॉप के लिए मतलब नृत्य शक्ति वगैरह है। तो ऐसे कुछ है जो, और फॉरेन कंट्रीज़ में तो और भी अच्छा, अगर कोई डांस को लेके इतना ज़्यादा सीरियस है कि वो फॉरेन में जाके ट्रेनिंग लेके आना चाहता है, ऐसा। जब आपने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको खुद पे काम करना है एंड यू हैव टू डेवलप योर टीचिंग स्किल्स। डांसर इज़ डिफरेंट, कोरियोग्राफर इज़ डिफरेंट एंड डांस टीचर इज़ डिफरेंट। ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो सामने वाले को अगर आप डांस सिखा रहे हो तो वो किस तरीके से समझ रहा है और परफॉर्म कर रहा है, इससे आप समझ में आएगा कि आप टीचर कैसे हो। तो ये सब चीज़ें हैं। सर इस बात को ना आप थोड़ा एम्फोसाइज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारी जो भी जनरेशन डांस में आ रही है सिर्फ डांस के ऊपर फोकस करिए। आपका बात करने का लहजा, आपकी वोकैबलरी, आपकी इंग्लिश, आपका ड्रेसिंग, इसको प्लीज़ सर एक्सप्लेन कीजिए हमारे ऑडियंस के लिए, और आप एज अ टीचर भी इनको गाइड कीजिए सर, क्योंकि ये भटक रहा है। हाँ, ड्रेस सेंस जो रहता है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप कैसा दिखते हो, आप खुद को कैसे कैरी कर रहे हो। व्हेन यू आर इन परफॉर्मेंस, अगर आप परफॉर्मेंस रहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपका ड्रेसिंग करते हो, लेकिन 24 घंटे वैसे ही रहना वो बराबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्लाइंट की तरफ जाते हो, आपका प्रपोजल लेके जाते हो, अगर आपको कुछ वर्कशॉप लेना है, आप स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे हो, तो आपको आपका ड्रेस सेंस अच्छा रखना पड़ेगा। आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बोलने की बात है, मराठी माझी मातृभाषा, हिंदी माझी मातृभाषा है, ठीक है। नहीं, आपको इंग्लिश का नॉलेज रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज है जो मैक्सिमम लोगों को आती भी है, मतलब जो अच्छे खासे डील कर सकते हैं लोग, जो आपको हेल्प करेंगे आगे में जाके। हिंदी तो ऑब्वियस है, सबको आती है, लेकिन आपका बेसिक इंग्लिश तो भी आना चाहिए, आपको एक कमांड रहे उसका, तो वो आप सीखो। आपका बोलने का तरीका वो ऐसा रहना चाहिए कि सामने वाले के साथ में आप कनेक्ट कर पाओ, और एज अ टीचर आप में लीडरशिप क्वालिटी। तो ये सब चीज़ों का जब एकजुट हो के जब एक फोर्स बनता है, और फिर आप आगे वाले पर्सन के साथ में जब आप डील करते हो, तो उसको समझ में आता है कि मैं सिर्फ एक डांसर के साथ में डील नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वेल बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग के साथ में डील कर रहा हूँ, पर्सनालिटी एक पर्सनालिटी के साथ में डील कर रहा हूँ। तो मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता। ऐसा है, आपका एक ऑरा रहना चाहिए। अगर आप आपका एक ऑरा बना के रख रहे हो, तो फिर आप सामने वाले के साथ में अच्छे से डील कर पाओगे, और फिर उसको भी समझ में आएगा कि नहीं, मैं इसको ग्रांटेड नहीं ले सकता हूँ। नहीं, मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि मानस सर ने भी इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है, एमटेक किया है, एंड देन ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट, द हाईएस्ट डिग्री। तो उन्होंने भी खुद को इवॉल्व करते रहा इन एजुकेशन मैटर। डांस में तो किया ही, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने बाकी चीज़ें छोड़ दी है। तो प्लीज़ आपके भी जो बच्चे देख रहे हो, मैं तो चाहता ही हूँ, मैं मेरे बच्चों को पता यही चले बोलूँगा ये कि चीज़ें। प्लान ए और प्लान बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको डांस में करियर करना है, बेशक गो फॉर इट, लेकिन बेसिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आपको इसमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो आपको दूसरा आपका डोर ओपन रहना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के इसका एल्गोरिदम को क्रैक करके आपको आगे बढ़ना है, ना कि सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रहना है। वो बोलने की बात है कि लाइक मैं यही करूँगा, ठीक है, मैं इसी में फोकस हूँ, अच्छी बात है, ओके। मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं ऐसे ही मर जाऊँगा, ठीक है, मैं फोकस हूँ। बहुत सारे लोग ड्रीम ऑफ सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई, तो सिटी ऑफ ड्रीम मुंबई बोल के वहाँ पे चले जाते हैं, मैं यही करूँगा। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो हर कोई शाहरुख खान नहीं बनता, ठीक है, लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे। तो सेल्फ लव बोल के अगर आप चले जा रहे हो और किसी के बारे में सोच नहीं रहे हो, तो ये तो गलत है ना। अरे मत सोचो किसी के बारे में, लेकिन अपने माँ बाप के तो बारे में सोचो। तो आपको उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो जब आपके पास में पैसा ही नहीं आएगा, तो फिर आप उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे?
वहाँ पे जाके अकेले मरने से बेटर है यहाँ पे कम पैसों का जॉब करके माँ बाप की सेवा करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सिंपल सा लॉजिक है ये, क्योंकि उसी वो कर्मा है, कर्मा पलट के आते हैं। तो अगर आप ये चीज़ करोगे तो अच्छी बात है। हाँ, वहाँ पे जाके अर्न कर रहे हो, डांस में करियर कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखो, दोनों चीज़ को पैरेलली लेके चलो। सर अब आते हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट की ओर, कंपटीशन। आपने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आज भी आप आने से पहले JCI के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे एंड यू आर गोइंग टू परफॉर्म या हाँ हाँ, मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। करने वाले। एंड हैव सीन यू परफॉर्मिंग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स जाकर आपने परफॉर्म किया। इसके अलावा आप जज भी बहुत जगह गए हो, आपको बहुत दूर दूर से कॉल आते हैं फॉर जजिंग एंड ऑल। सर जब ये बच्चे परफॉर्म करते स्टेट लेवल नहीं, कोई बड़े कॉम्पिटिशन्स में, जैसे बूगी वूगी हो गया, डांस इंडिया डांस हो गया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है सर, ये टाइम बीइंग के लिए होता है। जहाँ तक मैंने देखा है कि आप एक डांस कॉम्पिटिशन में चले गए, सर्टन टेनर आपने कंप्लीट किया 2-3 महीने का, उसके बाद उनकी लाइफ मैंने कई बार ख़राब होती देखी। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। DID के अगर विनर रह चुके हैं, बूगी वूगी के विनर है, IBD के विनर वगैरह है, तो जब तक आपका शो चल रहा है ना, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स और 6 मंथ्स अगर आपका शो चल रहा है, वहाँ पे आप जीत गए। जीतने के बाद की आपकी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। शो में है, कोई कोरियोग्राफर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, आप वो परफॉर्म कर रहे हो, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जजेस आपको एनालाइज करके आपको रैंकिंग दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में ये सब लोग नहीं रहेंगे। आपको मार्केट में बन के रहने के लिए आपको मार्केट फोर्सेस एनालाइज करने पड़ेंगे। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरा जो टैलेंट है मैं उसको सर्व कैसे कर सकता हूँ, मैं लोगों तक कैसे पहुँचा सकता हूँ। जो लोगों ने ये एल्गोरिदम को क्रैक किया वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो लोगों ने नहीं किया वो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मत्थे चढ़ जाता है मैं जीत गया, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं, पॉडकास्ट में नहीं ले सकता, बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने, वो अभी घर में बैठे हैं, नहीं चल रहा है उनका उतना कुछ, लोगों के नज़र में वो लोग ऐसे बने हैं, हाँ इसके मत्थे सक्सेस चढ़ गया था, अभी ये है घर पे, ऐसा। इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा, आपका हार्डवर्क और आपका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं अभी 2004-5 से कर रहा हूँ। मैं ये मुकाम में इसलिए बन के हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। ऐसा बोलते हैं कि पहले आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सक्सेस मिलेगा। मेरा लॉजिक ऐसा है कि सक्सेस मिलने के बाद में और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। मैं खुद, मुझे सक्सेस मिलने के बाद में मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरे जैसा हार्ड वर्कर कोई नहीं। पहले तो मैंने किया है, मुझे सक्सेस मिला, लेकिन उसके बाद में जो मैं कर रहा हूँ, आई कैन चैलेंज कि मेरे जितना हार्ड वर्कर कोई नहीं। और यही कंसिस्टेंसी आपको आगे लेके जाएगी। आप कंसिस्टेंट रहो तो आपको, ऑब्वियस है, राइज एंड फॉल हर फेज़ आते रहेंगे, लेकिन फॉल के बाद में राइज है ही। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये सही पॉइंट बोला सर, सक्सेस के बाद ही रियल हार्डवर्क Exactly. चलता है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अर्ली स्पेशलाइजेशन, हम ना, हमने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ बना लिया है या सक्सेसफुल है, डजंट गारंटी अ सक्सेसफुल करियर। ये लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक गाड़ी कहीं नहीं चलने वाली है, क्योंकि उनको पता भी तो रहना चाहिए कि शो में जाने के बाद वापस उसी लाइफ में आना है। हाँ, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शो जीतने के बाद में इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग अपने गांव में जाके वहाँ पे आपका एक छोटा सा डांस क्लास चालू कर दिया या फिर उसके थ्रू अर्निंग कर रहे, लेकिन वो दिख ही नहीं रहे। शो में दिख रहे थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। परफेक्ट सर। सो इट वॉज रियली ग्रेट टॉकिंग विथ यू। हमेशा से हम जब काम भी करते थे या हंसी मजाक भी करते थे, मुझे लगता है हम बहुत सालों के बाद मिले हैं अभी। ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छा गया है। मुझे लगता है हमारी ऑडियंस के, आपके स्टूडेंट्स को, जो आप शायद से डायरेक्टली कभी बोल नहीं पाते, है ना, एक झिझक रहती है, बराबर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर क्लाइंट, हम नहीं बोल सकते। लेकिन दिस पॉडकास्ट मे आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चन
जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा. सर लास्ट में एक छोटा सा हमारा एक पार्ट होता है रैपिड राउंड. सिंपल है रैपिड राउंड. विल आस्क यू क्वेश्चन, यू हैव टू बी स्विफ्ट एंड यू हैव टू आंसर इट. फाइन. Yes, absolutely. So let's start with our rapid round, sir. Sure. One dance form you can never live. Locking. One overrated trend in today's dance culture. रील से बहुत ज़्यादा फेम मिलता है और उसी से डांसर बनते हैं. Classic या hip hop? हिप हॉप. Hip hop. One thing every male dancer struggle with. सिर्फ लड़कियां डांस करती है. सिर्फ लड़के डांस करते. Real fame या real respect? रियल. One advice that will one advice that you will give to your younger version. हार्ड वर्क पेज ऑफ. फोकस इंस्पायर सक्सेस और नो पेन. One advice for a beginner dancer, any age group, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, एक common advice. बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम दैट नो वन कुड एवर थॉट कुडंट इवन इमेजिन. Perfect sir. Thank you so much sir. Thank you so much कि आपने इतना टाइम निकाला, इतना नॉलेज शेयर किया. I think all the audience will relate to this and they will learn something new and enhance their skills. आज जितने भी बच्चे हैं या बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं जो डांस करियर में करियर नहीं लेकिन डांस सीखना चाहते हैं, आई थिंक स्पार्टन डांस एकेडमी चंद्रपुर में तो है ही, लेकिन आपके शहर में भी अगर कोई डांस एकेडमी है तो जाइए, अच्छे से सीखिए और अपने वीडियोस बनाइए, अपने फ्रेंड्स में उसे परफॉर्म कीजिए, बट एक अच्छे लेवल पर, एक रिस्पेक्टेड लेवल पर. बाकी हम ऐसे ही एपिसोड्स के साथ आते रहेंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस वीडियो देखते हो. थैंक यू वंस अगेन.